हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 में आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 स्टैटिस्टिकल टेक्निक फर्स्ट। इससे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 के अंदर 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 1 जिसमें हमने पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद यूनिट नंबर 2 जहां पर हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 से आसान है, जिसको आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था। लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 की स्टार्टिंग की 2 यूनिट पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की तरह ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 2 यूनिट है वो कंपैरेटिवली टफ है। और इसके बाद अब जो हम 3 यूनिट पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 के अंदर, ये तीनों यूनिट काफी ज्यादा आसान है अगर हम कंपेयर करें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 से। तो अब आपको लगेगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 से काफी ज्यादा आसान है। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो 3 यूनिट बची हुई है, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, तीनों ही यूनिट में हमें स्टैटिक्स पढ़ना है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर फॉर्मूले काफी ज्यादा होंगे, तो आपको फॉर्मूलों को याद करना है, और फॉर्मूले याद करने के बाद जो मेथड है उस मेथड को सीखना है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, मेथड आपने समझ लिया, तो उसके बाद बचता है कैलकुलेशन वर्क। यहां पर कैलकुलेशन वर्क काफी ज्यादा होगा, लेकिन कैलकुलेशन आपके लिए आसान होगी क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ है। आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है? कैलकुलेटर से करनी है, तो इसलिए आपके लिए कैलकुलेशन टफ काम नहीं है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की, जहां पर हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल टेक्निक फर्स्ट, उसके बाद यूनिट नंबर 4 में सेकंड और यूनिट नंबर 5 में थर्ड। तो आज हम सबसे पहले स्टैटिस्टिकल टेक्निक फर्स्ट के अंदर हमारा क्या सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द एकेडीयू यूनिवर्सिटी, उस सिलेबस को पहले देखते हैं, और उसके बाद इस कंप्लीट सिलेबस को हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यूनिट नंबर 3 स्टैटिस्टिकल टेक्निक फर्स्ट, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं स्टैटिक्स, हमें तीनों यूनिट में स्टैटिक्स पढ़ना है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इससे पहले आप स्टैटिक्स आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि आप लोगों ने जो स्टैटिक्स है वो क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है, और उससे छोटी क्लासेस में भी आता है। लेकिन सबसे ज्यादा आपने स्टैटिक्स कहां पर पढ़ा है? 9th और 10th में। 11th में भी आता है स्टैटिक्स, लेकिन 9th और 10th में आपने स्टैटिक्स पढ़ा है। तो 9th 10th में जो आपने स्टैटिक्स पढ़ा है उसी का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, है ना, क्योंकि आपने 9th और 10th में जो स्टैटिक्स पढ़ा वहां पर आपने सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ा है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ओवरव्यू ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी का हम क्या करेंगे? ओवरव्यू लेंगे। देखिए ये जो टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हमारे सिलेबस का पहला ही टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर आपको वो स्टैटिक्स पढ़नी है जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 9th या 10th में पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इस टॉपिक को कराऊंगा, यानी कि आज हम सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी को अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि इसका यूज है आगे के टॉपिक में। अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहां से सेंट्रल टेंडेंसी से जनरली कभी कभी क्वेश्चन आता है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन यहां से जनरली कभी नहीं आता है। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आने स्टार्ट होंगे मूवमेंट से, यानी कि पहला टॉपिक आपको समझना है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से क्वेश्चंस कभी कभी केवल 2 नंबर में आता है, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि इसका यूज होगा आगे के टॉपिक में। तो ये हमारा बेस है स्टैटिक्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक यहां पर आएगा मूवमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो हम आज ही कंप्लीट करेंगे ओवरव्यू ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। उसके बाद हम पढ़ेंगे मूवमेंट। मूवमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मूवमेंट से यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूवमेंट। देखिए आगे के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, स्क्यूनेस इंपॉर्टेंट है, कुर्टोसिस इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कर्व फिटिंग। ये तो 100% है कि कर्व फिटिंग का एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। बात समझ में आ रही? तो कर्व फिटिंग इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, ये हमारे इस यूनिट का सिलेबस रहेगा। अब
जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है इस बार चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इस यूनिट में क्या चेंज हुआ है। देखिए, इस यूनिट के अंदर पहले 2-3 टॉपिक और थे जिनको इस बार हटा दिया गया है, यानी कि ये यूनिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में छोटी हो गई है, यानी कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा और आसान हो गई है, क्योंकि यहां से 2 से 3 टॉपिक आपके क्या हुए हैं, हट गए हैं। जैसे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक टॉपिक होता था, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, वहां से क्वेश्चन आता था यूनिवर्सिटी एग्जाम में, लेकिन वो टॉपिक इस बार नहीं है। फिर इसमें लास्ट में से भी 1-2 टॉपिक क्या हुए हैं, स्किप हुए हैं, हटा दिए गए हैं। तो यूनिट आपकी कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से आसान हो गई है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, ओवरव्यू ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि आज हम सेंट्रल टेंडेंसी का ओवरव्यू लेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी में देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है, सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नाउ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देखिए सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअल में है क्या, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एवरेज है ना। एवरेज इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। अगर आपको डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब आपको उसका एवरेज कैलकुलेट करना है। अब ये जो एवरेज है, देखिए स्टैटिस्टिक्स में एवरेज का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिए। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एवरेज इन कॉमन यूज। और भी एवरेज होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें पढ़ना है, जो हमारे लिए यूजफुल है, वो 5 टाइप के एवरेज हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। कौन कौन से, जरा ध्यान दीजिएगा। और ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप इससे पहले पढ़ा ना हो। आपने क्लास 9th में आपने पढ़े, 10th में आपने पढ़े, 11th में भी आप पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अर्थमेटिक मीन, या केवल जिसको हम कह सकते हैं मीन। तो देखिए मीन सभी को कैलकुलेट करना आता है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं आता है, तो मीन कैसे कैलकुलेट होता है इसको मैं आज आपको रिवाइज करा दूंगा। कभी कभी मीन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको मीन कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि आपको मीन कैलकुलेट करना आएगा तभी आप आगे के टॉपिक को समझ पाएंगे, क्योंकि आगे काफी सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जहां पर आपको मीन कैलकुलेट करना होगा। तो मीन को कैलकुलेट करना हम आज सीखेंगे, मीन को कैलकुलेट करना हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहां पर आता है मीडियन। मीडियन अगेन आप पढ़ चुके हैं, है ना। मॉड भी आप पढ़ चुके हैं, सब एवरेज होते हैं। और आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी, मीन, मीडियन और मॉड, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होती है। ये एक बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस रिलेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था। वहां पर आपको क्या दे दिया, जैसे आपको इन 3 में से कोई भी 2 डेटा दे देंगे, मान लीजिए आपको मॉड दे देंगे, मीडियन दे देंगे और मीन पूछ लेंगे, तो इसलिए ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। यहां से भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का बन सकता है। क्लियर है। तो आपको मीन कैलकुलेट करना आना चाहिए, मीडियन कैलकुलेट करना आना चाहिए, मॉड कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये दोनों मीन भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, जब आपने पढ़ा होगा एपी और जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो वहां पर हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी वहां पर हम पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में ऐसा नहीं है कि आज के लेक्चर में मैं आपको ये सारे टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूं। आज के लेक्चर में हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्योंकि इसका यूज सबसे ज्यादा है। उसके बाद मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का जहां पर यूज आएगा उस टॉपिक को मैं आपको वहीं पर समझा दूंगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि बाकी का ज्यादा यूज नहीं है, अर्थमेटिक मीन का ज्यादा यूज है, इसलिए इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे कि कैसे मीन को कैलकुलेट किया जाता है। अब मीन को कैलकुलेट करने से पहले हमें एक चीज और समझनी होगी डेटा के बारे में, है ना, कि भाई जिस डेटा का आप मीन कैलकुलेट करेंगे वो डेटा कौन कौन से टाइप का हो सकता है। तो देखिए जो डेटा आपको गिवन होगा वो 2 टाइप का डेटा होगा। जो आपको डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में वो 2 टाइप का डेटा होगा। कौन से 2 टाइप का डेटा है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक अनग्रुप डेटा आपको गिवन हो सकता है, और दूसरा ग्रुप डेटा आपको गिवन हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना, यानी कि 2 टाइप का डेटा आपको गिवन हो सकता है जिसका आपको मीन कैलकुलेट करना है। या तो वो डेटा अनग्रुप होगा या वो डेटा ग्रुप डेटा होगा। अब दोनों के केस में मीन निकालने का जो मेथड है वो अलग अलग होता है, समझते हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो यहां पर डेटा दो टाइप का है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। देखिए अनग्रुप डेटा के अंदर दो तरह की सीरीज आती हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज या जिसको हम ऑब्जर्वेशन सीरीज भी कहते हैं, है ना, और डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। अब ये इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है, डिस्क्रीट सीरीज कैसी होती है, अभी सबको डिस्कस करेंगे और इनका मीन भी कैलकुलेट करेंगे। ग्रुप डेटा के अंदर कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज आती है, या जिसको आप लोगों को याद होगा क्लास 10th में जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपने पढ़ा होगा इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। तो वो यही होती है, इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। बात समझ में आ गई? तो हम यहां पर आज के लेक्चर में इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे। डिसकंटिन्यूअस सीरीज हमारे लिए यहां पर यूजफुल नहीं है, इसका यूज हम नहीं करेंगे, इसलिए हम इसका कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे। दूसरी बात, जो डिसकंटिन्यूअस सीरीज है एक स्टेप के बाद वो कंटिन्यूअस बन जाती है ना, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ डिफिकल्ट है, इसको भी बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कहीं पर इसका यूज आता तो मैं आपको वहां पर इसको बता दूंगा, है ना, वैसे इसका यूज नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअल सीरीज का मीन कैलकुलेट करना सीखना है, डिस्क्रीट सीरीज का मीन कैलकुलेट करना सीखना है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मीन को कैलकुलेट करना हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए मीन को कैलकुलेट करने के टोटल हमारे पास 3 मेथड होते हैं। अब आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि सर ये तीनों मेथड तो हमने बहुत डिटेल में पढ़े थे क्लास 10th के अंदर। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या जिसको हम एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों ही मेथड आप क्लास 10th की स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ चुके होंगे। तीनों ही इंपॉर्टेंट है और इन तीनों मेथड को हमें आज सीखना है कि तीनों मेथड से मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट मेथड, क्योंकि हम ज्यादातर जगह पर डायरेक्ट मेथड से ही मीन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखिए आपको मैं एक चीज याद दिला दूं, तीनों ही मेथड से आंसर सेम आता है, तीनों ही मेथड से आंसर सेम आता है, फिर हम तीन मेथड का यूज क्यों करते हैं? देखिए जब कैलकुलेशन टफ हो जाती है, देखिए कैलकुलेशन अगर आसान है तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो गई तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे या जिसको हम एज्यूम मीन मेथड कहते हैं। अगर कैलकुलेशन और भी ज्यादा टफ हो गई तो उस केस में हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। अगर आप एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से फाइंड करते हैं तो मीन सेम ही आएगा, यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करना आसान होता है। दूसरी बात, देखिए जब आप क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे तो वहां पर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता था, तो इसलिए जब डेटा बड़ा हो जाता था, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती थी, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते थे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है। लेकिन यहां पर तो आपको कैलकुलेटर अलाउ है, इसका मतलब आप डायरेक्ट मेथड से भी मीन निकाल सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन की आपको ज्यादा टेंशन यहां पर नहीं होगी, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आपके पास कैलकुलेटर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मीन को कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के लिए निकालेंगे ना, इंडिविजुअल सीरीज। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, या इसको हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, है ना। देखिए इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। आपने देखा होगा स्टैटिस्टिक्स के सिंपल क्वेश्चन जहां पर आपको कुछ डेटा दे दिया गया और आपसे कहा गया कि इसका मीन निकालिए, है ना, इसका मीन निकालिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई एग्जाम हुआ और उसमें आपके फर्स्ट मान लेते हैं कि टोटल 5 सब्जेक्ट थे, है ना, तो 5 सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स आए, अगर आप उनका मीन निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सभी मार्क्स को ऐड करेंगे अपॉन में नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपके पास थे उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके मार्क्स का क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो ये जो सीरीज आपकी बनी मार्क्स की, ये कैसे सीरीज है, ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इंडिविजुअल सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होगी जहां पर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी। तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि लेट x1 x2 x3 अप टू xn आर n ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है और हमें इनका मीन निकालना है, इनका मीन निकालना है। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से कैसे मीन निकालेंगे। अब हम इसका मीन निकालने के लिए यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, सभी ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन n। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा मीन। और इसको देखिए आप कैसे लिख सकते हैं,
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn। तो आप एक काम करिए, यहां पर क्योंकि आपके पास n नंबर ऑफ x है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको लिख, शॉर्टकट तरीका क्या है इसको लिखने का, समेशन का सिंबल लगाएंगे और यहां पर x लिख देंगे, तो समेशन x अपॉन n। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल फॉर्मूला हो गया मीन को कैलकुलेट करने का। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर इंडिविजुअल सीरीज आती है तो उस इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन को कैलकुलेट करने के लिए आप केवल और केवल डायरेक्ट मेथड का ही यूज करेंगे। शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, देखिए शॉर्टकट मेथड इसमें अप्लाई हो सकता है, लेकिन अप्लाई नहीं करना है, बिना मतलब के आपका जो टाइम है वो खराब हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन पे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है तो आप केवल डायरेक्ट मेथड का यूज करके उसका मीन को कैलकुलेट कर ले, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको दिए हैं सबको ऐड करें, सबको क्या करें, ऐड करें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू, देखो यहां पर समेशन एक्स आई और जो आई की वैल्यू है वो 1 से लेकर के n तक वेरी करेगी अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए एक ही बात है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां पर शॉर्ट में लिख दिया समेशन एक्स, यानी कि यहां पर आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी नहीं कराई, लेकिन यहां पर आप i इक्वल टू 1n लिखें या ना लिखें, ये अंडरस्टूड है कि यहां पर ये n टाइम्स क्या होगा, ऐड होगा। बात समझ में आ रही है ना, जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे सारे ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, ठीक है ना भाई। समय बचाने के लिए हमने यहाँ पर i इक्वल टू 1 और n को क्या कर दिया, छोड़ दिया, एक्स आई भी नहीं लिखा हुआ, केवल x लिख दिया। तो आप चाहे ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है। क्लियर होगी बात, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आप सबको आता है ये, कोई दिक्कत नहीं है। द वेट इन किलोग्राम ऑफ 5%, यहां पर 5% है जिनका वेट दिया हुआ है किलोग्राम में। कितना कितना वेट है, 67 kg, 65 kg, 71 kg, 57 kg, 45 kg। हमें क्या करना है, इनका मीन वेट निकालना है। तो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट वीडियो को पॉज करें और कैलकुलेट करें, सभी स्टूडेंट का बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर मीन आ जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, तो हमें यहाँ पर 5% दिए, मान लेते हैं जो पर्सन 1 है उसका वेट x1 है, तो x1 की वैल्यू कितनी है, 67 kg। सेकेंड पर्सन का वेट x2 है, तो ये कितना हो गया, 65 kg। थर्ड पर्सन का वेट x3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 71 kg। फोर्थ पर्सन का वेट 57 kg जो कि x4 है, और जो फिफ्थ पर्सन है x5 उसका वेट हमारा हो गया 45 kg। अब आपको क्या करना है, यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना है मीन का। तो देखिए मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है ना, मीन वेट यानी कि x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। अब यहां पर जरा ध्यान देना, तो मीन कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ x का मतलब है कि यहां पर जितने भी x आपको दिखाई दे रहे हैं सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पर मैं सबको ऐड कर देता हूं डायरेक्ट। देखिए 67 प्लस 65 प्लस 71 प्लस 57 प्लस 45 डिवाइडेड बाय कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 5। अब इसको आप ऐड कर लें, कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर में वैल्यू को डालिए, ऐड होके आ जाएगा, और ऐड करने के बाद डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो ये आपका आ जाएगा 61 kg। तो मीन वेट कितना आ गया, 61 kg आ गया। बात समझ में आ रही है, ये हो गया हमारा मीन कैलकुलेट करने का पहला मेथड, दैट इज डायरेक्ट मेथड। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज आपके पास आती है, अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज मिलती है तो उसमें आप केवल डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे और मीन को कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जनरली आपको इंडिविजुअल सीरीज बहुत कम देखने को मिलेगी, ज्यादातर जगह पर आपको देखने को मिलेगी डिस्क्रीट सीरीज, और डिस्क्रीट के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, है ना। देखिए डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ये दोनों सीरीज आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगी। तो अब हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे और देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
डिस्क्रीट सीरीज, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज कैसी होती है? डिस्क्रीट सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। और देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज, वहां पर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्लास इंटरवल भी गिवन होगा। यहां पर फ्रीक्वेंसी तो गिवन होगी लेकिन क्लास इंटरवल गिवन नहीं होगा, यानी कि ये भी अनग्रुप डेटा है। देखिए तो यहां पर x1, x2, x3, xn ये हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और विद रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर x1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 है, f2 की फ्रीक्वेंसी f2 है, x2 की फ्रीक्वेंसी f2 है, x3 की फ्रीक्वेंसी f3 है और xn की फ्रीक्वेंसी fn है। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन के साथ साथ ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। देखिए अब यहां पर फ्रीक्वेंसी का मतलब आप लोग समझिए, वैसे आप लोगों को मालूम होगा कि यहां पर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। जैसे यहां पर x1 है तो x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, इसका मतलब जो x1 है वो इस सीरीज के अंदर f1 टाइम्स आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर x1 की जगह मान लो लिखा 5 और यहां पर f1 की जगह लिखा 3, तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है सीरीज के अंदर 3 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा फ्रीक्वेंसी का मतलब। तो अगर आपको ऑब्जर्वेशन भी दिया हो, फ्रीक्वेंसी भी दी हो, तो इस सीरीज को कहा जाता है डिस्क्रीट सीरीज। अब इसका जो मीन निकालने के लिए जो मेथड है वो क्या होगा? देखिए यहां पर डिस्क्रीट सीरीज का मीन को कैलकुलेट करने के लिए आप तीनों मेथड का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं। अब जरा फॉर्मूले पे आ जाते हैं कि अगर हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, f1 का मल्टीप्लाई x1 के साथ करना है, f2 का x2 के साथ करना है, f3 का x3 के साथ करना है, fn का xn के साथ करना है और सबको ऐड कर देना है। फिर डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? मीन। अब इसको लिखने का शॉर्टकट मेथड क्या है? आप समेशन के साथ लिख सकते हैं, समेशन ऑफ fx, और इसको शॉर्टकट कैसे लिखेंगे? समेशन ऑफ f। तो ये हमारा यहां पर आ गया इसका फॉर्मूला। अब अगेन आप इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे। अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखें, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो सर ऐसे नहीं पढ़ा था, हमने ऐसे पढ़ा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको मैं दूसरी तरीके से लिख देता हूं, समेशन fi xi, और i की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के n तक, और समेशन ऑफ fi। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, दोनों का मतलब सेम ही है। बस सीधी सी बात है, यहां पर f और x लिखा है, इसका मतलब f और x का मल्टीप्लाई करेंगे और जितने भी मल्टीप्लीकेशन होंगे सबको ऐड करेंगे, इसका मतलब भी वही है। बस इसी फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो आप चाहे इसको याद करें या इसको करें, इसमें दिक्कत ये है कि थोड़ा स्पेस ज्यादा लगता है और थोड़ा समय भी लग जाता है लिखने में, ये बहुत जल्दी लिखा जाता है। तो दोनों में से दोनों फॉर्मूले सेम ही है, चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, जो समेशन एफ है इसको बहुत जगह पर आपको कैपिटल एन लिखा हुआ मिलेगा, तो समेशन एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है उसको हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अब देखो जरा, अगर आप एज्यूम मीन मेथड लगाते हैं या स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं तो वहां पर फॉर्मूला क्या होगा। इस फॉर्मूले का मतलब आपको तभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब एक काम करते हैं, पहले हम क्वेश्चन करते हैं उसके बाद समझते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हमें क्या करना है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स। अब यहां पर जो डेटा दिया, देखिए वो डेटा क्या है। यहां पर डेटा में आपको मार्क्स दे रखे हैं स्टूडेंट के, है ना। तो इस डेटा का मतलब समझिए, मार्क्स 10 यानी कि 10 नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 3 है। 30 नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 6। 30 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 10। 40 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 12। 50 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 9। 60 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 6। और 70 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट है 2, और 80 मार्क्स लाने वाले भी 2। तो ये एक्चुअल में आपको क्या दे दिया गया? ये फ्रीक्वेंसी दे दी गई आपको। ऊपर मार्क्स दिया है, नीचे क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी, है ना। भाई इसका मतलब यही तो है कि 60 जो है वो 6 बार आएगा, 6 टाइम, इसलिए 6 इसकी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसका मीन निकालना है। अब इसका मीन पहले हम निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से,
उसके बाद निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से, और उसके बाद निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको तीनों मेथड से मीन कैलकुलेट करना आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा जरा। तो सबसे पहले जो टेबल थी, इस टेबल को मैंने वर्टिकल में बना लिया, है ना। तो यहां पर अब देखिए, जो टेबल मैंने बनाई है डायरेक्ट मेथड के लिए बनाई है, अलग अलग मेथड में अलग अलग टेबल बनेंगी, है ना। अब एक चीज और, मैं यहां पर इस क्वेश्चन को 3 मेथड से कर रहा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए मीन कैलकुलेट करने के लिए तो आप इसको तीनों मेथड से कर रहे हैं, आप किसी एक मेथड से करेंगे। बात समझ में आ रही है? तीनों से आंसर सेम आता है। मुझे ये मेथड आपको सिखाना है, इसलिए मैं इस एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से कर रहा हूं, जिससे कि आपका भी समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा और आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। ध्यान दीजिएगा जरा। तो पहला, हमारी जो पहली यहां पर रो थी वो मार्क्स की थी, तो मैंने फर्स्ट कॉलम मार्क्स का बना दिया। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी है, तो हमने सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी का बना दिया। ठीक, अब देखिए जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला क्या है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये है कि आपको एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, जितने भी एफ एक्स है सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करते हैं, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये रहा एफ और ये रहा एक्स, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, एफ एक्स, अब यहां पर कई बार स्टूडेंट इसको ऐसे लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो गया फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहां पर ये एफ एक्स एक्स का फंक्शन नहीं है, यहां पर हम फंक्शन की बात नहीं कर रहे, यहां पर एफ फ्रीक्वेंसी है और एक्स हमारे मार्क्स है। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जरा ध्यान देना, देखो यहां पर सबको मल्टीप्लाई करके यहां लिखूंगा मैं, 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 30 आएगा, 20 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 120, है ना। ये आ गया आपका 300। उसके बाद 40 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 48, यानी कि 480, है ना। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 9 तो ये आपका आएगा 450। बाकी आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। 6 इंटू 6 36, तो 360, 7 इंटू 2 140, है ना, 140, और उसके बाद 80 इंटू 2 160। ये हमारे पास क्या आ गया, इनका मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब आपको देखो क्या करना है, ध्यान दीजिए, फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, यानी कि एफ एक्स, जितने भी एफ एक्स आपके पास आए उन सबका एडिशन करना है और सभी फ्रीक्वेंसी का एडिशन भी आपको करना है। तो यहां पर चलिए एडिशन कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी को ऐड करिए, देखिए कितना आएगा, 3 और 6 9, 19, 31, 40, 46, 48, 40, 50 आ गया। तो यहां पर समेशन एफ आ गया आपके पास 50, समेशन एफ कितना आ गया, 50 आ गया। अब इधर चलते हैं, इसको ऐड करना है। अब देखिए इसको ऐड करके क्या आएगा, यहां पर अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा समेशन एफ एक्स, क्योंकि इन सबका आप ऐड कर रहे हैं। तो देखिए कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे 150, 450, और ये आपका आ जाएगा 930, 1380, और उसके बाद 1380, 1680, 1740, 1780, 1880 और 160। तो 1880 और प्लस में 160, तो 0, 864 का 4 कैरी 1, 9 10 0 और 1, यानी कि 1040, 1040। ये सब कैलकुलेशन आपको बहुत आसान आपके लिए हो जाएगी। आपको क्या करना, कैलकुलेटर में एंटर करना, सबको ऐड कर देना है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए ये 1040 आ गया। अब यहां पर आप इसका कैलकुलेट करेंगे मीन। तो देखिए अब यहां पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मीन बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड। तो मैं यहां पर डायरेक्ट मेथड की हेल्प से मीन को कैलकुलेट कर रहा हूं। अब जरा ध्यान देंगे, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड क्या कहता है मीन का, कि एक्स बार जो होगा वो समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये फॉर्मूला होगा। वैल्यू पुट करें तो यहां पर जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो ये आएगा 1040 अपॉन में 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहां पर आप इसको, अच्छा 10 नहीं, ये 20 था, ध्यान दीजिए भाई, हमने ऐड करा था, हाँ ये 20 था, 10 नहीं, 2040,
40, तो यहां पर 2040 डिवाइडेड बाई 50, तो यहां पर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से x बार आपके पास आ जाएगा 5 4 जा 20 और 0 लगाएंगे, है ना, और उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास 0.8, तो 40.8 ये आपका यहां से क्या आएगा, आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है मीन को कैलकुलेट करना डायरेक्ट मेथड से। तो अगर आपको कभी भी डिस्क्रीट सीरीज गिवन हो, देखो ये डिस्क्रीट सीरीज है, ध्यान देना, यहां पर एक्स दे रखा है और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ये कैसे सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज का मीन हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अभी मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से बताया और आंसर हमारा आ गया 40.8। अब हम आगे चलते हैं और इसी क्वेश्चन का मीन कैलकुलेट करते हैं बाय शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो मैंने टेबल पहले से ही बना रखी है, पहले कॉलम में मार्क्स आ गया, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ये 2 कॉलम हमारे एज इट इज रहे। अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान देना, जो दूसरा मेथड है जिसको हम शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड कहते हैं, क्या कहते हैं, एज्यूम मीन मेथड। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फॉर्मूला है एज्यूम मीन मेथड का। यहां पर अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर सबसे पहले ये जो ए है, ये ए क्या है, ये ए है हमारे पास एज्यूम मीन। एज्यूम मीन यानी कि ये मीन हम क्या करेंगे, मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ए क्या है, हमारा मीन है, तो ये हमारा एज्यूम मीन होगा। और यहां पर एफ डी, अब यहां पर एक्स नहीं आया, डी आया। अब ये जो डी है ये क्या है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो डी है ये एक्चुअल में डेविएशन है। डी क्या है, डेविएशन है। और ये डेविएशन कैलकुलेट कैसे होगा, ये कैलकुलेट होगा x माइनस ए करके, यानी कि आपको x में से a को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तब आपको मिलेगा d। और जैसे ही आपको d मिल जाएगा, आप f और d का मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन f से डिवाइड करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यानी कि सबसे पहले हमें एज्यूम मीन देखना है क्या होगा। आगे चलते हैं, अब हम यहां पर आ जाते हैं। देखिए, तो हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ए क्या होगा। अब जरा ध्यान देना, ए है एज्यूम मीन, ये जो आपको एक्स की वैल्यू गिवन होती है, इसमें से आप किसी भी वैल्यू को ए मान सकते हैं। ए मतलब एज्यूम मीन, यानी कि किसी भी वैल्यू को आप मीन मान सकते हैं यहां पर। लेकिन किसको मानना चाहिए, देखिए आपको मानना उसको चाहिए जो वैल्यू बीच में आ रही हो, मिड पे आ रही हो, बाकी आप किसी को भी मान सकते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर 3 के बाद या तो आप 40 को मान लीजिए या 50 को, दोनों ही ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं, है ना, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, 40 भी बीच में आ रहा है, 50 भी बीच में आ रहा है, तो दोनों में से किसी को भी आप मीन कंसीडर कर सकते हैं। मैंने इसको मीन कंसीडर कर लिया, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमारे पास डी, तो पहले मैं डी को कैलकुलेट कर लेता हूं, तो एक्स माइनस ए। अब ध्यान रखना, ए क्या है 40 और एक्स क्या है, ये सारे एक्स है। तो यहां पर जब मैं x माइनस ए लिखूंगा, यानी कि 10 माइनस 40, तो यह आएगा माइनस का 30, 20 माइनस 40 माइनस का 20, 30 माइनस 40 माइनस का 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20, 70 माइनस 40 30 और 80 माइनस 40 40। तो मेरे ख्याल से डी कैलकुलेट करना अब आपको आ गया होगा कितना आसान है। ध्यान रखना, डी आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि बीच वाले नंबर को माने, उससे थोड़ा कैलकुलेशन आपकी क्या रहेगी, आसान रहेगी। अब क्या करें, अब हमें यहां पर कैलकुलेट करना है एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। तो चलिए एफ इंटू डी को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यह आएगा आपका माइनस का 90, माइनस का 120, माइनस का 100, 0, 90, 120, 60 और यहां पर 80, और इन सबको करना आपको ऐड। एक तो आपको इसको ऐड करना है, तो ये तो आपको पता ही है कितना है, 50 है ना, समेशन एफ डी, ये समेशन ऑफ, देखिए
एफ वाले कॉलम का जो सम होगा वो समेशन एफ कहलाएगा, और एफ डी वाले कॉलम का जो सम होगा वो समेशन ऑफ एफ डी कहलाएगा। इनको ऐड करिए, कितना आएगा, चलिए ऐड करते हैं। देखो 128 की 200, 260 और 260 प्लस 90 350 हो गया। तो 350 तो प्लस वाला हो गया। अब माइनस वाला देखो, माइनस वाला कितना हो जाएगा 220, और यानी कि माइनस का 310, तो कितना बचेगा 40 बचेगा प्लस का, तो ये आ गया 40। कितना आ गया 40। ना अब हमें क्या करना है, मीन निकालना है बाय एज्यूम मीन मेथड, बाय एज्यूम मीन मेथड। तो मैं यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। ये सब आप क्लास 10th में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में। और क्लास 10th के अंदर भी स्टैटिक्स वाला जो चैप्टर होता था वो सबसे आसान होता था। आपको मालूम होगा जब आप क्लास 10 में पढ़ते होंगे तो आपको बताया गया होगा कि स्टैटिक्स जो है वो सबसे आसान चैप्टर है, और बोर्ड में 10 मार्क्स में आता है। 10 में नहीं 8 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है, 8 मार्क्स में। तो वहां पर भी ये सबसे आसान टॉपिक था, और यहां भी स्टैटिक्स आसान ही टॉपिक है। तो ध्यान रहे स्टैटिक्स हमेशा आसान होता है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं, कॉन्सेप्ट को सीखना है, और उसके बाद तो कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन के लिए आपके पास कैलकुलेटर है। सोचिए जब आप 10th क्लास में थे तब आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं था, आपको सारी कैलकुलेशन मैन्युअली करनी होती थी, अपने आप करनी होती थी। लेकिन यहां पर आपके पास कैलकुलेटर है। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। ए कितना है, ए हमारे पास 40 है ना। चलिए ए हमारे पास क्या है 40, तो यहां पर 40 को पुट करेंगे, प्लस समेशन ऑफ एफ डी कितना है, ये भी हमारे पास 40 आ रहा है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ कितना है 50 है, तो यहां पर ये हमारे पास 50 है। तो ये 0 से 0 खत्म, तो यहां पर देखिए कितना आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 40, और यहां पर आप 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.8। इसका मतलब आपके पास एक्स बार अगेन 40.8 आ गया। कितना आ गया 40.8 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। और आप देखिए दोनों मेथड से आंसर क्या है, एग्जैक्टली सेम। अंतर क्या आया, देखो यहां पर अगर आप देखें तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। यहां पर ये आपको ऐड करना था, यहां पर बस कैलकुलेशन आसान होगी। भाई यहां पर नंबर बड़ा आ रहा था 2040, यहां पर क्या हुआ कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गई, 40 आ रहा है। ये मल्टीप्लीकेशन थोड़ा आसान हो गया क्योंकि यहां पर छोटे नंबर आ गए। इतना ही तो फर्क पड़ रहा है, बाकी तो डायरेक्ट मेथड ज्यादा जल्दी हो जाएगा। देखो डायरेक्ट मेथड में एक कॉलम कम बनाना है आपको, और आपको कैलकुलेटर अलाउ है। तो जब आपको कैलकुलेटर अलाउ है और ये क्वेश्चन अगर आपको करने के लिए आ जाए तो आप इस मेथड से करना, डायरेक्ट मेथड से। इसमें तो ज्यादा समय लगेगा क्योंकि एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है। हाँ, अगर आपको कैलकुलेशन मैन्युअली करनी होती, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो मैं आपको सजेस्ट करता कि आप इस मेथड को यूज करिए। आगे बढ़ते हैं और इसको और आसान बनाते हैं, है ना, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके। देखिए अब यहां पर ये हमारे मार्क्स एक्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, तो मैंने यहां पर मार्क्स की जगह केवल एक्स लिखा है, फ्रीक्वेंसी की जगह केवल एफ लिखा है। पहले दो कॉलम मैंने पहले से ही लिख रखे हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है, अब जरा वापस चलते हैं अपने स्टेप डेविएशन वाले मेथड पे। ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। देखो यहां पर वेयर, यहां पर भी आप अच्छे समझ लीजिए, वेयर देखो यहां पर जो ए है, अगेन ए क्या है, एज्यूम मीन है। ए यहां पर भी एज्यूम मीन ही है। आगे चलते हैं, यहां पर एक और क्वांटिटी आपको देखने को मिल रही है एच। अब ये एच क्या है ना, देखिए क्वांटिटी आपके पास क्या है, एच है। अब जरा इस पर ध्यान देंगे कि ये एच क्या है। देखो यहां पर जो ये एच होगा एक्चुअल में ये कॉमन फैक्टर होगा। क्या होगा, ये कॉमन फैक्टर होगा। जब आप ध्यान देना, जब आप कैलकुलेट करेंगे कौन सा कॉलम, देखो आप यहां पर, हाँ ये x माइनस ए वाला कॉलम जब कैलकुलेट करेंगे आप, ये वाला कॉलम, तो इस कॉलम के अंदर आपको ये देखना होगा कि ये सभी नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, और जिस नंबर से भी ये डिवाइड हो रहे होंगे उसको आप h मान लेंगे। क्या मान लेंगे, उसको h मान लेंगे। आप बात समझ में आ रही है। चलिए तो यहां पर आप एक तरह से कह सकते हैं कि h क्या है हमारा, यहां पर कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर।
बोलो बात समझ में आ गई। h हमारा कॉमन फैक्टर है। अच्छा अब यहां पर आया u। अब ये u क्या है, देखिए u एक्चुअल में यहां पर x माइनस ए अपॉन एच होगा। आपने h आपका कॉमन फैक्टर है, तो आप एक्चुअल में जो डेविएशन आप निकालते हैं x माइनस ए, है ना, उस डेविएशन को आप h से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको u मिलेगा। और जब आपको u मिल जाएगा तो आप f और u का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहां से आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा एक इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा x, ये हमारा f। अब क्या करें, अब यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं x माइनस ए, x माइनस ए यानी कि डेविएशन को फाइंड करते हैं। और डेविएशन को फाइंड तब आप करेंगे जब पहले यहां पर एज्यूम मीन मानेंगे। तो अगेन हम एज्यूम मीन किसको मान रहे हैं, 40 को ही हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम मीन मान रहे हैं। तो ये हमारा हो गया कैपिटल ए एज्यूम मीन। चलिए अब यहां पर x माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x माइनस ए अगेन 10 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 20 माइनस का 10 0 10 20 30 एंड 40 ये आ गया। अब यहां पर हमें निकालना है u क्या होगा, x माइनस ए अपॉन एच होगा, x माइनस ए अपॉन एच होगा। देखिए आप चाहें तो डायरेक्टली इसको ना लिख करके डायरेक्ट आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन फिर आपको क्या करनी होगी, अपने आप करनी होगी। देखो तो यहां पर x माइनस ए को h से डिवाइड कर दो। अब h कितना है यहां पर, सबसे पहले तो ये देखना होगा आपको। देखिए ये सभी नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 10 यहां पर कॉमन फैक्टर आ गया। यहां भी आप देख सकते हैं इन सबका गैप भी 10 का है, तो 10 हो गया हमारा यहां पर कॉमन फैक्टर। तो यहां पर h कितना है, 10 है। कितना है h यहां पर 10। तो 10 से इन सबको डिवाइड कर, तो ये -3 आएगा, ये -2 आएगा, ये -1 0 1 2 3 4। अब यहां पर हम समेशन कर लेते हैं। सॉरी अभी पहले हमें क्या निकालना है, एफ यू निकालना है, एफ यू। अब जरा देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 माइनस का 6 सॉरी माइनस का 12 6 2 जा 12 माइनस का 10 0 9 12 6 और 8 ये आ गया। अब इन सबको ऐड कर लेना है। देखिए तो सबसे पहले तो समेशन एफ, ये तो हमें पता ही है 50 है, समेशन एफ है 50। यहां पर देखो समेशन एफ यू कितना आएगा, ऐड करते हैं। ये आपका हो गया 26 और 9 35, ये आपका आ रहा है 35 प्लस में, माइनस में देखो जरा 22 और 9 31, माइनस में आ रहा 31 यानी कि ये बचा 4। अब लगाते हैं हम फॉर्मूला। देखो नाउ बाय स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब जरा ध्यान दो, तो स्टेप डेविएशन मेथड हम यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं, है ना। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो x बार इज इक्वल टू यू मीन प्लस h इंटू में समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब यहां पर जरा वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू अगर आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो x बार एज्यूम मीन कितना है 40 प्लस h कितना है 10, जिससे आपने यहां पर डिवाइड किया था 10 इंटू समेशन एफ यू 4 है, समेशन एफ 50 है। तो यहां 0 से 0 कट गया, फिर से वही चीज आ गई, 4 को 5 से डिवाइड करोगे 0.8 आ जाएगा। तो x बार इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8 यानी कि x बार इज इक्वल टू 40.8। ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों मेथड मैंने आपको समझा दिए हैं कि डिस्क्रीट सीरीज के केस में आप किसी भी मेथड से मीन को निकालिए सेम ही आएगा, है ना। तो डिस्क्रीट सीरीज में तीनों मेथड अप्लाई करने आपको आ गए, है ना। ये डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड हो गया, ये डिस्क्रीट सीरीज में एज्यूम मीन मेथड हो गया, और ये डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। तो हमने दो सीरीज का मीन कैलकुलेट करना सीख लिया है। कौन कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज, मीन कैसे कैलकुलेट होता है, सबको ऐड कर दो अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। उसके बाद दूसरा डिस्क्रीट सीरीज, जहां पर ऑब्जर्वेशन के साथ साथ
ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन होगी, उसका मीन हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। अब हम चलते हैं आगे, और जो हमारी आज की लास्ट सीरीज है दैट इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज, है ना। इसके बाद डिसकंटिन्यूअस होती है, वो हमारे सिलेबस मतलब उसका हमारा यहाँ पर यूज नहीं है। बाकी बहुत सिंपल होती है डिसकंटिन्यूअस सीरीज भी, एक स्टेप के बाद यानी कि एक छोटी सी कैलकुलेशन के बाद डिसकंटिन्यूअस सीरीज कन्वर्ट हो जाती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, और उसके बाद कोई अंतर नहीं रहता। चलिए, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्लास इंटरवल गिवन होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा, और आपको अगर याद हो क्लास 10th में स्टैटिक्स में इसी सीरीज से आपके क्वेश्चन आते हैं ना। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ही क्वेश्चन स्टैटिक्स में पूछे जाते हैं क्लास 10th में। बाकी जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है वो आपकी क्लास 9th में होती है। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्लास 9th में होता है स्टैटिक्स में, और अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये आपका क्लास 10th में होता है स्टैटिक्स में, और कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। देखो माइनर सा डिफरेंस है बस। कॉन्टिन्यूअस सीरीज यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, क्लास इंटरवल दिया होगा, मतलब यहां पर आपको एक्स नहीं दिया होगा डायरेक्टली। अभी तक आपको एक्स दे रहे थे डायरेक्टली, अब आपको एक्स नहीं दिया होगा, एक्स को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में क्या होगा, जब आप एक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास एक्स भी आ जाएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको पहले से ही दे रखी है। तो यहां पर भी आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब ध्यान रखना कि ये ऑब्जर्वेशन आपको गिवन नहीं होंगे, ये ऑब्जर्वेशन आपको पहले कैलकुलेट करने होंगे, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी। बात समझ में आ गई? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है। देखिए, आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा, जैसे मान लीजिए आपको क्लास इंटरवल दे दिया 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से दिए होंगे आपको। तो ये क्लास इंटरवल 0 से 10, इस क्लास इंटरवल की ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, इसकी ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक्स फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। यानी कि अगर आपको इसके लिए x की वैल्यू निकालनी है तो आप 0 + 10 करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, है ना, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। तो यहां पर क्लास इंटरवल की जो विड्थ होगी उससे आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, ये गलत लिखा है यहां पर, है ना, मिस प्रिंट है थोड़ा सा, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। ये विड्थ नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 विड्थ नहीं आएगा यहां पर, ठीक है ना। कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। तो आप इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर आएगा। मेरे ख्याल से अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। देखिए, तो क्या करना है, अब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो कितना आएगा, ये 5 आएगा, ये x की वैल्यू होगी। यहां पर देखो 10 + 20 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना, जो भी यहां पर 30/2 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप x की सभी वैल्यू को, है ना, यानी कि सभी क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग आप x को कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। बोलो बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला काम है आपका कि आप x को फाइंड आउट करिए। चलिए, अब x को जब फाइंड आउट आपने कर लिया तो इसका मतलब क्लास इंटरवल का काम खत्म हो गया, और अब आपका क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में ही कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर क्लास इंटरवल दिए थे, वहां से आपने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया। तो अब क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमारा डिस्क्रीट सीरीज में हुआ था। अब कोई भी डिफरेंस आपका नहीं आएगा, और यहां पर भी आपको 3 मेथड अप्लाई करने होंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखो अगेन बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। एज्यूम मीन मेथड, इसका फॉर्मूला भी अगेन सेम है, कोई डिफरेंस यहां पर नहीं है। और स्टेप डेविएशन मेथड, इसका फॉर्मूला भी अगेन सेम है, कोई डिफरेंस यहां पर नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, यहां पर जो h होगा वो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल होगी। यानी कि यहां पर h क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो h है, वेयर ये जो h है ये विड्थ है, तो वहां पर लिखा था विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल की क्या होगी, विड्थ, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल।
बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ए क्या है, एज्यूम मीन है, एज्यूम मीन। डी क्या है, डी आपका डेविएशन है, एक्स माइनस ए, है ना, डी क्या आपका डेविएशन, एक्स माइनस ए। ठीक, यहां पर भी सब कुछ वही है, एच आपका, है ना, और यू क्या है यहां पर, यू आपका एक्स माइनस ए और अपॉन में एच, ये आपका यू हो जाए। तो मेरे ख्याल से तीनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे। यहां पर भी क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह ही चलेंगे। देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको यहां पर देखो, ये क्लास इंटरवल गिवन है और ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको मीन निकालना है। आप इसका मीन तीनों मेथड से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी, एज्यूम मीन मेथड से भी और स्टेप डेविएशन मेथड से भी, है ना। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करें और अपने आप तीनों मेथड से इसका मीन फाइंड आउट करें। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल होता है। देखिए, तो यहां पर आ जाते हैं। तो मैंने यहां पर क्लास इंटरवल, पहले कॉलम में तो क्लास इंटरवल आएगा, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी आएगी। अब यहां से हमारा काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमें एक्स निकालना है, जिसको हम मिड वैल्यू कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मिड वैल्यू। ये जो हमारे पास एक्स है, इसको कहा जाता है मिड वैल्यू, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, मिड वैल्यू। तो सबसे पहले इसी एक्स को निकालेंगे, बहुत सिंपल है एक्स को निकालना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। देखिए, लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट 15, दोनों को ऐड करोगे 20 आएगा, 20 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। 25 प्लस 15 40 हो जाएगा, 40 को 2 से डिवाइड करोगे 20 आएगा। ये 60 हो जाएगा, 35 प्लस 25 60, 2 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा। यानी कि अब पैटर्न हमें पता चल गया, 20 10 20 30, यहां पर आ जाएगा 40, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा 50 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा 60, है ना। आप देख सकते हैं 55 प्लस 65 120, 2 से डिवाइड करोगे 60 आएगा। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो हमें चाहिए एफ एक्स, तो यहां पर हम एफ एक्स निकाल दें, एफ एक्स। तो चलिए एफ एक्स निकालते हैं। देखिए, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, ये रहा एफ, ये रहा एक्स, 100 आएगा। उसके बाद ये आ गया 2 2 जा 4, 400, ये आपका आएगा 750। उसके बाद आएगा आपका 800, ये आएगा आपका 750 और ये आपका आएगा 600। सबको ऐड कर देंगे, कैलकुलेटर आपको अलाउ है, तो कैलकुलेटर की हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इन सबको ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया 30 और 55 75 90 और 100, ये 100 आ रहा है। इधर देखो, इसको ऐड करते हैं, चलिए इसको ऐड करते हैं, 500 ये हो गया आपका, और 750 और 750 1500, तो ये हो गया आपका 2000, 2800, ये आपका 600 था, तो ये हो गया 3400। तो समेशन ऑफ एफ एक्स आ गया 3400। तो अब आप यहां पर मीन निकाल सकते हैं ना, बाय डायरेक्ट मेथड। तो मैं यहां पर डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल रहा हूं। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। वैल्यू को पुट करें तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स 3400 है और समेशन ऑफ एफ 100 है। तो कितना आ गया एक्स बार, एक्स बार आ गया आपके पास 34। तो ये इसका फाइनल आंसर। तो ये डायरेक्ट मेथड से मीन आ गया। आगे चलते हैं और इसी क्वेश्चन का मीन निकालते हैं एज्यूम मीन मेथड से। तो एज्यूम मीन मेथड, फिर से मैंने यहां पर स्टार्टिंग की टेबल बनाई हुई है ना, क्लास इंटरवल लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दी, पहले मिड वैल्यू निकाल लेते, तो ये तो सेम ही आएगी, 10 20 30 40 50 और 60, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब यहां पर क्योंकि हमें एज्यूम मीन मेथड लगाना है, तो पहले हमें यहां पर एक्स की एक वैल्यू एज्यूम करनी होगी, बीच में कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर 2 नीचे छोड़ा हमने और 2 को ऊपर छोड़ा, तो यहां पर ये आ जाता है हमारे पास एज्यूम मीन 30 क्या हो गया हमारा, यहां पर एज्यूम मीन हो गया। इसको हमने मान लिया ए, क्या मान लिया, इसको ए मान लिया। अब आगे देखिए, इसको हमने क्या कंसीडर किया, ए कंसीडर किया। अब आगे देखो, अगर मैं इसको ए मानता हूं तो अब मुझे यहां पर क्या निकालना है, यहां पर हमें एज्यूम मीन मेथड यानी कि हमें डी निकालना है।
तो डी क्या होगा, डी होगा x माइनस ए, डी होगा x माइनस ए। अब जरा ध्यान दो x माइनस ए कितना आएगा, देखिए x हमारे पास 10 है, a हमारे पास 30 है, तो ये -20, ये -10, ये 0, ये 10, ये 20 और ये 30, है ना, 20 30 ये आ जाए। अब हमें निकालना एफ डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा माइनस का 200, ये आएगा माइनस का 200 मल्टीप्लाई करके, ये 0 आएगा मल्टीप्लाई करके, ये 200 आएगा प्लस का, और ये 300 आएगा प्लस का, और यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा प्लस का। ऐड करते हैं समेशन एफ, ये तो आपको मालूम ही है कि 100 है, पहले भी ऐड कर चुके हैं। यहां पर ये हमारे पास क्या हो गया एक्चुअल में, ये हो गया हमारे पास एफ और डी, एफ डी, और ये सारे एफ डी हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ एफ डी मिलेगा। और चलिए ऐड करते हैं, देखो 600 200 800, 800 प्लस का है, 400 माइनस का है, तो प्लस का 400 बच गया, प्लस का 400 हमारे पास बच गया। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो बाय एज्यूम मीन मेथड, बाय एज्यूम मीन मेथड। अब यहां पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं एज्यूम मीन मेथड। देखिए तो एज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंग जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ डी ये 400 है और समेशन ऑफ एफ 100 है, और यहां पर वैल्यू को पुट करेंगे तो एक्स बार ए कितना है 30, ए हमारे पास 30 है, प्लस समेशन ऑफ एफ डी कितना है 400 है, और इसको डिवाइड कर देंगे समेशन ऑफ एफ से जो कि 100 है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये दोनों जीरो खत्म हो गया, 30 + 4 34 आ गया। तो अगेन हमारा जो मीन है वो 34 ही आ रहा है। तो कुछ नहीं करना, माइनर सा डिफरेंस है ना। और हम ज्यादातर जगह पर, हम मैक्सिमम केस में डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि हमें तो कैलकुलेटर अलाउ है। तो जब हमें कैलकुलेटर अलाउ है तो क्यों हम एक कॉलम और बढ़ाएं, हम तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो। आगे चलते हैं और इसी को स्टेप डेविएशन मेथड से भी एक बार कैलकुलेट कर लें। तो अगेन मिड वैल्यू सेम आएगी, 10 20 30 40 50 एंड 60। अब यहां पर क्योंकि हमें स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है तो हमें यहां पर निकालना होगा u, और u का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन में h। अब यहां पर देखो h, देखो x माइनस ए, पहले a मान लेंगे एज्यूम मीन, तो एज्यूम मीन हमारा क्या रहेगा 30, ये हमारा हो गया एज्यूम मीन, दिस इज द एज्यूम मीन। अब जरा ध्यान देना ना, x माइनस ए अपॉन एच, एच कितना है यहाँ पर 10 है, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ रहा है 10 आ रहा है, यानी कि विड्थ ऑफ इंटरवल कितनी है 10 है। तो आपको x माइनस ए करना है, 10 से डिवाइड करना है। देखो अगर मैं यहाँ पर x माइनस ए करूं तो ये आएगा माइनस का 20, देखो ध्यान से देखो माइनस का 20 आएगा, उसको फिर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये माइनस का 2 आएगा, यहां पर आएगा माइनस का 10, और जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा, ये 0 बचेगा। बात समझ में आ गई। आप चाहें तो इस काम को दो कॉलम में कर सकते हैं, एक कॉलम में x माइनस ए लिख दें और अगले कॉलम में उसको 10 से डिवाइड करके लिख दें, जैसा कि हमने पहले किया था। मैं यहाँ पर एक कॉलम कम बनाया जिससे कि मैं डायरेक्ट कर सकूं। चलिए यहां बचेगा 40 - 30 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, यहां बचेगा 20, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, और यहां बचेगा 30 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब यहां पर आप देखो कितना आ गया, ये u आ गया। अब हम निकालेंगे एफ यू, क्या निकालेंगे एफ यू। अब जरा ध्यान दो, एफ और u का मल्टीप्लाई, ये रहा f ये रहा u, तो माइनस का 20 0 प्लस का 20 प्लस का 30 और प्लस का 30, तो ये कितना आ गया 60 80 आ गया, ये 40 आ गया, तो इसका समेशन कितना बचा प्लस का 40, तो एफ यू आ गया प्लस में 40
और समेशन ऑफ एफ कितना है, समेशन ऑफ एफ है 100। अब यहां पर हम स्टेप डेविएशन का मेथड लगा देंगे, तो बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब जरा ध्यान दें, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन मेथड मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो एक्स बार इक्वल टू ए कितना है 30 प्लस एच कितना है 10, समेशन एफ यू कितना है 40 और ये कितना है आपके पास 100। तो यहां पर दोनों जीरो खत्म हो गए, 30 प्लस 4 34। तो अगेन आपका आंसर क्या आ रहा है 34। देखिए कैलकुलेशन हमेशा इतनी आसान नहीं होगी जितनी आसान इस क्वेश्चन में मैंने ली है। कैलकुलेशन टफ हो सकती है लेकिन कैलकुलेटर हमारे पास है, कैलकुलेशन कितनी भी टफ हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको दो क्वेश्चन की हेल्प से 3 क्वेश्चन आज आपको कराए। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज के लिए था, तो इंडिविजुअल सीरीज अगर आपके पास आ जाए तो आपको मीन निकालने के लिए केवल डायरेक्ट मेथड का यूज करना है। और अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज आ जाए या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज आ जाए तो दोनों ही केस में आप तीनों मेथड से मीन निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जगह पर हम यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड जो है उससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो भले ही थोड़ी सी टफ रहेगी लेकिन समय कम लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन को हम करेंगे कैलकुलेटर से। बात समझ में आ गई? तो यहां पर मेरे ख्याल से आपको मीन कैलकुलेट करना आ गया होगा। अब इसके बाद मीडियन भी है, मॉड भी है ना, ज्योमेट्रिक जो आपके पास हार्मोनिक वाला भी है, ज्योमेट्रिक वाला भी है, लेकिन वो सब जहां पर यूज होंगे वहां पर मैं बता दूंगा। मीन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मीन मैंने आज आपको बताया है ना। और ये मीन के ऊपर 3 बेस्ड क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को आप करके देखें तो मुझे लगता है आपको मीन कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने इन तीनों का मीन कैलकुलेट कर लिया तो आपको मीन को कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन तीनों क्वेश्चन का आप मीन कैलकुलेट करें तीनों मेथड से। पहला क्वेश्चन तो आपका इंडिविजुअल सीरीज का है, तो इसमें तो डायरेक्ट मेथड से करें, इसको भी आप तीनों मेथड से फाइंड कर सकते हैं, इसको भी आप तीनों मेथड से फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड करके देखें क्या आपका आंसर सेम आ रहा है। सेम आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर है? तो यहां पर आज का लेक्चर में हमने कुछ बेसिक पढ़ा स्टैटिक्स का, जो आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते थे, बस जस्ट मैंने आपको रिवाइज कराया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मूवमेंट। लेकिन याद रखना, मूवमेंट को जब हम मूवमेंट के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हमें मीन को कैलकुलेट करना होगा, इसलिए मीन को कैलकुलेट करना मैंने आज के लेक्चर में आपको बता दिया। एक बार आप इसको रिवाइज कर लें, उसके बाद मूवमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए उन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मूवमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।